बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाक दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन इमरान खान इस वक्त क्या सोच रहे हैं और उनकी क्या कंडीशन है वो मैं आपको बताता हूं, और उनकी अगली प्लानिंग क्या है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या है, ये सारी सिचुएशन। और उसके बाद फिर 15 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद उनके ऐवानों में, उनके डेरों पे इस वक्त क्या सूरत हाल है और वो किस जहनी हालत में इस वक्त पाए जाते हैं। उसकी वजह यह है कि अब चंद दिन का खेल है और इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं है। मुद्दत पूरी हो रही है, मुद्दत पूरी होगी या फिर इद्दत पूरी होगी ये देखना है। मुद्दत वैसे इद्दत में तब्दील हो चुकी है, अब ये ऐसे जा रहे हैं जैसे ये इद्दत में है, क्योंकि अगर ये खुश खुरम होते तो मुद्दत पूरी होने पे बड़ी जश्न से जाते हैं। कोई क्रेडिट पे चीज़ें होती हैं कि हमने ये 16 महीने का इक़्तिदार हमारे पास था, हमने इन 16 महीनों में ये काम किए हैं, अच्छे अच्छे काम किए हैं, वो बताए जाते हैं, पाकिस्तान के आवाम को बताते और खुशी खुशी ये जाते और अगले इलेक्शन में इन्हीं 16 महीनों में जो कुछ अच्छे काम किए थे उन्हीं बुनियाद पे ये इलेक्शन जीतने की कोशिश करते और बताते कि जनाब पाकिस्तान के अवाम जो हैं उनके लिए हमने, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए हमने ये अच्छाइयाँ की हैं, ये अच्छे काम किए हैं, ये हमने सिस्टम बेहतर किया है और ये सहूलतें दी हैं, लेकिन ये हमने महंगाई ख़त्म की है, बेरोज़गारी ख़त्म की है, लेकिन इस बताने के लिए कुछ भी नहीं है। और यही जो गम है इनको खाया जा रहा है कि किस मुंह से ये पाकिस्तान के अवाम के पास जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम की जो इस वक्त हालत है वो दुनिया के बदतरीन ममालिक में जो इस वक्त सिचुएशन है उनमें से पाकिस्तान एक है जहाँ पे महंगाई जो है वो 40% तक जा चुकी है, महंगाई 40% तक जा चुकी है, बेरोजगारी बढ़ चुकी है और 10 करोड़ पाकिस्तान के अवाम खत गुर्बत से नीचे जा चुके हैं। ये इस वक्त की कंडीशन है। बाकी सारी बातें आपको मालूम है। तो महंगाई में कौन कौन सी चीज़ महंगी हुई है, दाल, रोटी, अंडा, चावल, दूध, सब्जियां, हर चीज़ जो है, रोज़मर्रा की चीज़ें जो हैं, आम आदमी के इस्तेमाल की चीज़ें हैं, वो भी कुव्वत खरीद इतनी कम हो गई है कि वो भी आम आदमी की पहुंच से तो क्या मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास की पहुंच से भी दूर होती हो गई हैं। बिजली, गैस और फ्यूल, ये जो बुनियादी चीज़ें होती हैं इनकी कीमतें भी बहुत हो चुकी हैं, इसलिए अब ये कोई थर्ड डिग्री इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। अब तक जितनी भी इन्होंने इमरान खान साहब को आउट करने की कोशिश की वो तो हो गई है नाकाम। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या सूरत हाल है? इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में जाने वाले लोग जो हैं वो पाकिस्तान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी छोड़कर वापस आना चाहते हैं और बहुत सारे लोग इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी कायदीन के साथ और ऐसे लोगों के साथ राब्ते में हैं जो कि कॉमन फ्रेंड्स हैं, जो इमरान खान साहब के और उनके दरमियान कोई बीच बचाव करवा सकते हैं। ऐसे बिजनेसमैनों के साथ लोग राब्ते में हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा और बड़े तगड़े तगड़े लोग, ऐसे बिजनेसमैन और इमरान खान साहब के जो दोस्त हैं उनके साथ वो राब्ते में आ रहे हैं कि हमारा बीच बचाव करवाया जाए। ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। परवेज खटक साहब ने जो शादी हाल में एक 2 नंबर काम किया था उसमें बहुत बड़ी तादाद उन्होंने कहा था मेरे साथ है, लेकिन उनको भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। उनमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो खान साहब को आके बता रहे हैं कि किस तरीके से उनको अगवा किया गया, उनको उठाया गया पुलिस की मदद से और उनको वहां पे पहुंचाया गया और वहां पे फोटो सेशन किया गया। और उनमें कल शेर अफजल मरवत साहब के साथ कुछ लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उन्होंने भी सारी सूरत हाल बताई। तो वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े हुए हैं। वो सिर्फ ये कह रहे हैं जनाब हम हर तरह का प्रेशर बर्दाश्त कर चुके हैं, हम आपके साथ हैं और हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ रहे। ये है परवेज खटक साहब के प्रोजेक्ट की हालत जार और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मामला। तो उसके बाद आ जाते हैं इलेक्शन रिजल्ट की सूरत में। तो इस वक्त भी जो इलेक्शन रिजल्ट बताए जा रहे हैं उसमें नताइज बताए जा रहे हैं, सरकारी आदादोशुमार, सरकारी इदारों के आदादोशुमार, उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आराम से बआसानी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में क्लीन स्वीप कर रही है। इस वक्त की सूरत हाल के मुताबिक अगर इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं तो वो क्लीन स्वीप करेंगे 2 सूबों में। उनका कोई दूर और वो इतनी सीटें उनको मिल जाएंगी इन 2 सूबों में कि वो मरकज में बआसानी हुकूमत बना सकेंगे और उनका मरकज में हुकूमत साजी से उनको कोई नहीं रोक सकेगा। ये है वो खौफ जो कि इनको खाया जा रहा है। और किन को खाया जा रहा है? मौलाना साहब को और जनाबे मुस्लिम लीग नवाज को, और तीसरा कोई नहीं है। जरदारी साहब जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं, वो कहते हैं कि तेल देखें, तेल की धार देखें, और वो देखते हैं कभी पिंडी की तरफ, कभी देखते हैं जाती उमरा की तरफ, और वो मुस्लिम लीग नवाज के साथ ताल्लुकात को इस हद
हद तक भी कशीदा नहीं करना चाहते कि जो कशीदगी का इल्ज़ाम है वो जरदारी साहब पे आए या बिलावल साहब पे आए। वो चाहते हैं कि ये अज खुद ही ये ताल्लुक जो है वो ख़त्म हो जाए और ये सारा इल्ज़ाम हम पे ना आए। वो ये कह रहे हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि, और दूसरी जानब मुस्लिम लीग नवाज और मिलिट्री लीडरशिप के दरमियान तनाव जो है वो शुरू हो चुका है और अब वो तनाव जो है वो टीवी टॉक शोज में खुले आम नजर आ रहा है। जो माउथ पीस तस्वर किए जाते हैं नवाज शरीफ साहब के, मरीम साहबा के, वो खुलकर अब नाम ले रहे हैं और सिर्फ नाम उनकी जुबान पे नहीं आता, लेकिन सारे के सारे इशारे जो हैं, तीर नश्तर जो हैं वो चलाए जा रहे हैं मिलिट्री लीडरशिप की तरफ। इसलिए ये जो हफ्ता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और फुल प्रेशर ये एक ही है, प्रेशर सिर्फ एक है और प्रेशर ये है कि जाने से पहले पहले, इख्तदार के खात्मे से पहले पहले, 9-10 अगस्त से पहले पहले इमरान खान साहब को कहीं ना कहीं से सजा हो जाए। वो इस वक्त तक नजर नहीं आ रही और उसकी कोशिश पूरी की जा रही है, क्योंकि गवर्नमेंट की लेवल पे हर तरह की कोशिश की जा रही है। और इस वक्त भी देखें कि पूरे का पूरा इस्लामाबाद बंद है, इस्लामाबाद पूरा बंद है और छुट्टियां की गई हैं। 2 मुहर्रम की छुट्टियां थी, दरमियान में संडे, उसके बाद 2 और छुट्टियां की गई और नायब वजीर आजम चीन के आए हुए हैं उनकी सिक्योरिटी के पेश नज़र। लेकिन अदालतों की छुट्टियां नहीं है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ओपन है और उसमें इमरान खान साहब को कहा गया कि आपने हर सूरत में आना ही आना है। और आखिर वो उनको लाने का मकसद यही है कि उनको लाया जाए और जल्दी जल्दी उनका ट्रायल मुकम्मल किया जाए 1 हफ्ते के अंदर अंदर और इस सारा सिलसिला किया जाए। बहरहाल अभी तक मज़ाहमत हो रही है, रजिस्ट किया जा रहा है, वकला की टीमें मौजूद हैं और एक ऐसे कमज़ोर केस में उनको सजा सुनाने की कोशिश की जा रही है। यही काम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कर रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब भी अपने दांत तेज करके बैठे हैं और वो भी तौहीन इलेक्शन कमीशन, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा होगा कि तौहीन इलेक्शन कमीशन जो है उसमें सजा सुनाने का उनका इरादा है। बहरहाल ये तो एक है इनकी प्लानिंग से, इनकी जो है नज़र आ रही हैं, लेकिन क्या ग्राउंड रियलिटीज़ ऐसी हैं? तो इसलिए ग्राउंड रियलिटीज़ तो मैंने बता दिया कि पाकिस्तान के अवाम किस तरफ खड़े हैं और इन सबको पता है कि ये जीत नहीं सकते। अब ये चाह यही रहे, क्योंकि मिलिट्री लीडरशिप पे भी ये प्रेशर इसीलिए डाल रहे हैं, उनको भी आंखें इसीलिए दिखा रहे हैं कि एक तो ये बार बार जाते हैं बाजवा साहब की तरफ, क्योंकि जितने भी माउथ पीस इस वक्त बोल रहे हैं ये सारे बाजवा साहब के साथ जुड़े हुए हैं। ये उनके पास जाते हैं, फिर वो आगे इनको बताते हैं और कुछ खबरें उनके पास होती होंगी, वो खबरें इनके साथ शेयर करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली ये फिर अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, उसके मुताबिक अपना नैरेटिव बना के लेके आते हैं। लेकिन अभी तक मामला जो है वो इनके कंट्रोल में नहीं है। अब आते हैं केयर टेकर सेटअप के मामले पे। अगला जो फड्डा है वो केयर टेकर सेटअप का है। अभी तक वो भी इसी हफ्ते मामला होने हैं, हल होने हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जाहिर है बड़ी जमातें जो हैं वो अपने अपने मफादात और चाहती हैं कि उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ रहे और केयर टेकर सेटअप में उनके मफादात मुकम्मल तौर पे महफूज रहें और ऐसा केयर टेकर सेटअप आए कि अगले इलेक्शन में जो मैक्सिमम फेवर सिस्टम में रह के उनको मिल सकती है वो मिले। तो उसमें आखिरी इतला आने तक यही है कि एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से ही केयर टेकर सेटअप आएगा और जरदारी साहब को या मुस्लिम लीग नवाज को उसमें शायद ही कुछ हिस्सा मिल सके। उसकी वजह यह है कि अगर एक पार्टी को हिस्सा देंगे तो दूसरी पार्टी नाराज हो जाएगी, या तो दोनों को बराबर बराबर खुश रखा जाए, मुस्लिम लीग नवाज को और पीपल्स पार्टी को, या फिर दोनों को ही नाराज कर दिया जाए और मुकम्मल तौर पे 100% अपनी पसंद का केयर टेकर सेटअप लाया जाए और मुकम्मल तौर पे अपने कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया जाए। और क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में जो कुछ हो रहा है, जो पंजाब में हो रहा है इस वक्त तक, तो अगर इसी तरह का इख्तियार इनको दे दिया गया निगरान वफाकी हुकूमत को, तो फिर तो जो एस्टेब्लिशमेंट भी पीछे रह जाएगी और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी कुछ नहीं मिलने वाला। फिर ये अपनी पसंद से अपने ही प्लेयर होंगे, अपने ही अंपायर होंगे, अपने ही सब कुछ होगा। इलेक्शन कमीशन इनका है तो लिहाजा इनको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं होगा। बहरहाल ये चीज़ें अभी होनी है और उसकी रीज़न है कि जो लोग या मुस्लिम लीग नवाज से जुड़े हुए हैं या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जुड़े हुए हैं, अब वो एक काम कर रहे हैं, वो ये काम कर रहे हैं कि अब माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब अच्छा ये नहीं बताते कि अब वो वापस जा रहे हैं 2018 की तरफ कि पनामा में ये हुआ था, पनामा में ये हुआ था, फलां जज साहब ने ये किया था, फलां जज साहब फलां के आदमी थे, फलां आर्मी चीफ बाजवा साहब ने ये काम किया था, फैज साहब ने ये काम किया था। वो 2018 से अपनी पॉलिटिक्स शुरू करना चाहते हैं नवाज शरीफ साहब और मरीम साहबा। वो वापस उस नुक्ते पे पहुंचना चाहते हैं कि हम इलेक्शन कैंपेन जो है, नैरेटिव जो है वो हमारा, वो उनके साथ कुछ दानिश्वर भी मिले हुए हैं और वो दानिश्वर जो हैं वो भी अब वही ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं जो मरीम साहबा और नवाज शरीफ साहब
या उनके माउथ पीस जो उनके पार्टी रहनुमा है वो करते हैं। वो दानिश भी वही जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं और वो भी बता रहे हैं कि नहीं, ये तो एक साजिशों के ताने बाने बुने गए थे। और उसमें मजे की बात है कि उसमें भी जो है वो निशाना जो रुख अनवर है उनका, जो इल्जामात का रुख है मिलिट्री लीडरशिप की तरफ, वो भी आर्मी चीफ की तरफ कर रहे हैं अब, और उनको किसी न किसी तरीके से घेर के ला रहे हैं। ये सारी जो खतरनाक जो चीज़ है, तो बहरहाल ये बाज नहीं आने वाले। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। एक तरफ तो ये है कि मैंने बता दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब, उनको फिल वक्त किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं। दूसरी जानब एक और तहकीकात का भी इमरान खान साहब ने कहा है, शिबली फराज, सेनेटर शिबली फराज, उनको हुक्म दिया, हिदायत दी है कि आर्मी एक्ट में जो तरामीम हुई है, 1952 के एक्ट में तरामीम का कानून था, वो सेनेट से मंजूर हुआ है। तो सेनेट के पीटीआई के अरकान ने उनके फेवर में वोट कैसे दिया और किसके कहने पर दिया और किस पार्टी यानी कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से पूछा गया नहीं पूछा गया, उस पर शिबली फराज साहब को दिया गया है टारगेट कि वो जाएं और तहकीकात करें और बताएं कि कौन कौन इसमें जिम्मेदार है, क्योंकि आर्मी एक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट किस्म की तब्दीलियां की गई हैं, अहम तरीन तब्दीलियां की गई हैं। और आगे बढ़ते हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि हमने जनरल बाजवा साहब को ब्लैंक चेक दिया था एक्सटेंशन के मामले में, ब्लैंक चेक, और नवाज शरीफ साहब के पास हम सारे लंदन में गए थे और उन्होंने अपना नाम भी लिया, 8-10 रहनुमा और का नाम लिया उनका, जब सब लंदन में थे, और उन्होंने कहा था कि जनरल बाजवा की एक्सटेंशन का जो कानून है इसको हमने अपोज नहीं करना और इसको गैर मशरूत तौर पे इसको मंजूर करना है, चूँ चरा भी नहीं करनी। लिहाजा वो उस वक्त ब्लैंक चेक दिया था जनरल बाजवा साहब को, आर्मी चीफ को, एक्सटेंशन के मामले में। और जब आप किसी को ब्लैंक चेक देते हैं तो फिर उस ब्लैंक चेक के बदले में भी तो आपको कुछ मिलता है, क्योंकि वैसे तो नहीं आप किसी को ब्लैंक चेक देते, आपकी कोई बहुत बड़ी फेवर उसने की या बहुत बड़ी फेवर की कमिटमेंट की थी, इसलिए आपने दिया था। शायद इसीलिए उस वक्त जो ब्लैंक चेक दिया था उस कानून की हिमायत करके, तो उसमें जब उसमें डिले आया और डिले होने के बाद जब देखा कि बाजवा साहब जो है वो अब वो वादा पूरा नहीं कर रहे, जो ब्लैंक चेक हमने दिया 3 साल इनको एक्सटेंशन के कानून में, तो वादा पूरा नहीं कर रहे, तो उसके बाद फिर वो शेखपुरा की, गुजरांवाला की तकरीर हुई, फिर कराची की हुई, फिर कोयटा की हुई, जिसमें उन्होंने ललकारा था। और वो ललकार बुनियादी तौर पर वही थी कि जनाब हमने जो आपको ब्लैंक चेक दिया है वो आप वापस लौटाएं, उसके बदले में उसकी कीमत अदा करें। लिहाजा फिर वो कीमत जो है वो अदा की गई, रजीम चेंज, ड्राइंग रूम में बैठ के जो फैसले किए गए और ये इख्तिदार इनके हवाले किया गया। लेकिन पंजाब जो है वो अभी तक उनके पास वापस नहीं जा सका। चंद दिन हमजा शहबाज की हुकूमत रही, लेकिन उसके बाद फिर वो भी इनके हाथ से निकल गया। तो पंजाब का तख्ते लाहौर की लड़ाई चल रही है उस वक्त से लेके अब तक, तो आगे भी यही रहेगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।